विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश द्वारा ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें 14 जुलाई 2024 को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा क्या करनी है, देनी है। ठीक है। 14 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ये, जिसमें कि जो कुल पद है वो 189 पद है। और अगर मैं बोलूं कि इसमें डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक के कितने पद हैं, ऊपर के 2 पदों पर ही नजर होती है अधिकतर। ठीक है। तो जो डेप्यूटी कलेक्टर है, एसडीएम के जो पद हैं, कार्मिक और सतर्कता विभाग की जो कुल रिक्तियां हैं वो 9 हैं, जिसमें जनरल के पद कितने 8 हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है। यानी डिप्टी कलेक्टर के 9 पद हैं और पुलिस उपाधीक्षक के जो पद हैं वो है 17। कुल रिक्तियां कितनी है? 17 हैं। जनरल के 9 हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। अब 14 दिन शेष रह गए हैं, तो आपके 1 साल 2 साल 3 साल जितनी भी आपकी जो तैयारी होती है वो एक तरफ होती है, और अंतिम जो 14 दिन होते हैं वो तैयारी क्या होती है, मतलब ये 14 दिन मायने रखते हैं कि आप कितनी स्पीड से पढ़ते हैं इसको। तो अब स्ट्रेटजी क्या करनी है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा अपने जो मेरे पूर्व अनुभव है उनके आधार पर आपको बता रहा हूं। देखिए, उससे पहले बता देता हूं कि 2023 में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। ये आपको पता है, पेपर लीक प्रकरण हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक पवित्रा चौहान की जनहित याचिका लगी थी, जिससे उत्तराखंड महिला आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद फिर वो बहाल हो चुकी है, महिला आरक्षण फिर बहाल हो गया है ना। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने एक्ट पास किया और उत्तराखंड की महिलाओं को पुनः क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया है। तो उसी समय में उत्तराखंड के जो युवाओं के भविष्य के लिए जो संघर्षरत हैं बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी, उनके साथ मुझे डेलीगेशन में जाने का मौका मिला था लोक सेवा आयोग में। और उस समय लोक सेवा आयोग के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राकेश कुमार जी थे। और उनके साथ जो भी बातचीत हुई थी, तो वहां पर यह स्पष्ट हो गया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी जो आपने आज तक के पेपर दिए हैं और जो अब देने जा रहे हैं उसमें बदलाव देखे जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो भी बातचीत हुई थी सीनियर आईएएस श्री राकेश कुमार जी के साथ, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हम इसको यूपीएससी के पैटर्न पर कराने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि यूपीएससी का पूरा पैटर्न तो नहीं, लेकिन मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग यूपीएससी की बहुत सारी चीजें उसके अंदर समाहित कर दी गई है मेंस में। ठीक है। उत्तराखंड के 2 अलग पेपर होने हैं, मेंस की बात बाद में करेंगे। अब जो बातचीत हुई, उनकी बातों से ये पता चल गया था कि भाई बड़े बदलाव लाए जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, बार बार परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग के प्रश्नों के गलत उत्तर के संबंध में बार बार विवाद हो रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जा रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अक्षम बता दिया गया था। तो फिर उस समय श्री राकेश कुमार जी ने बहुत बड़े बदलाव किए। उन्होंने जो क्वेश्चन बैंक होता है, जो मतलब क्वेश्चन आमंत्रित किए जाते हैं और जिस टीम से आमंत्रित किया जाता है, बड़े प्रोफेसर जो होते हैं, उनको हटाकर नए मतलब प्रश्न जिनसे मंगाए जाते हैं, नई टीम लगभग बताई थी उन्होंने, संख्या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 63 के आसपास नए लोगों को नियुक्त किया गया था। मतलब वो कार्यभार सौंपा गया था कि भाई अब लोक सेवा आयोग के लिए प्रश्न आप बनाएंगे। ठीक है। वो देखा भी जा रहा है, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन आया है, जो पिछले कुछ पेपर में अगर मैं देख रहा हूं। ठीक, इस बार भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब आपने क्या करना है इन 14 दिनों में? आपने सबसे पहले सिलेबस उठाना है अपना। सिलेबस मोबाइल पर नहीं होना चाहिए। सिलेबस सबसे पहले किस पर होना चाहिए? यानी उसका एक प्रिंट आउट निकाल दें, और प्रिंट आउट निकालकर एक तरफ से कहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, उन प्रश्नों को, कितने प्रश्न बनेंगे कहां से, उन सबको क्या करना है, आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले यूनिट 1 जो है उसमें भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह के संबंध में प्रश्न बनते हैं। अब उसके अंदर खोल के सिलेबस दिया गया, पूरा खोल के बताया गया कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं।
हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवतम, शैव मत, पारसी, यूनानी संपर्क और जितने भी अन्य पहलू हैं, ये मतलब यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब हर एक जगह से नहीं बनते हैं प्रश्न, यानी जितने भी ये पैटर्न दे रखे इनमें से कहीं एक से क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है हड़प्पा सभ्यता से ही बन जाए। भाई अगर उसने हड़प्पा सभ्यता बोला है तो आपने बहुत जल्दी अब किताब खोल के, जिस भी किताब से आप पढ़ते हैं इतिहास को, वो वाला चैप्टर उठाकर हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जल्दी जल्दी आपने क्या करना है, पहले तो छोटे छोटी चीजें देखनी है कि हड़प्पा के टीले को सबसे पहले किसने देखा, चार्ल्स मैसन ने देखा, कब देखा, 1826 में देखा। मतलब अब जो प्रश्न होंगे हो सकता है कि उसमें क्या हो, आपको बहुत सारे कूट दिए हुए हो। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन होते थे, 4 ऑप्शन होते थे, उनमें एक आंसर होता था। तो बदलाव में ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कूट दिए हुए हो, आपको क्या दिए हुए हो, क्योंकि जैसे यूपीएससी का पेपर होता है उस प्रकार का पेपर हो सकता है। तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले को किसने देखा, तो चार्ल्स मैसन ने देखा, 1826 में देखा। ठीक है भाई, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि सिंधु जो घाटी थी वहीं तक सीमित थे वो जो स्थल शुरू शुरू में खोजे गए थे, है ना, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास। उसके बाद फिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, इतिहास की परंपरा है किसी भी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा जाता है उसके नाम पर, उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम भी पड़ जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, तो पहला स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा था। कब खोजा गया, 1921 में खोजा गया। किसने खोजा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और बाद में माधव स्वरूप वत्स ने खोजा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम किसने रखा, तो ये नाम सर जॉन मार्शल ने रखा था। ठीक है भाई, किस चीज के लिए जानी जाती है ये सभ्यता, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जल निकासी ड्रेनेज पैटर्न के लिए जानी जाती है ना। ये हड़प्पा कहाँ पर है, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, हो सकता है आपके पास कूट दिए हुए हो, छोटी छोटी चीजें दे रखी हो कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो मैंने बता दिया आपको, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कहां पर है ये, पाकिस्तान में है। किस जिले में, मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो, ये 2 स्थल, मतलब इनको खास पढ़ना, यहां से गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपने बोलना है फिर कि कहां पर है, खोज किसने की, तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। कहां पर है, पाकिस्तान में। कहां पर है, लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। फिर ऐसे आपने मोटे मोटे देख लेना कि भाई जो मोटे मोटे जगह हैं, जैसे कालीबंगा हो गया तो 1953 में खोज हुई, अमलानंद घोष जी ने की इसकी खोज, है ना। लोथल 1955, 1963 इसकी खोज किसने की, डॉक्टर SR राव ने की। ठीक, लोथल कहाँ है, अहमदाबाद के सरागवाला गांव में है। किस नदी के तट पर है, भगवा नदी के तट पर है। यानी जल्दी जल्दी आपने उनको देखना है। ठीक है, धौलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है बार बार। धौलावीरा की खोज किसने की, RS बिष्ट ने की, रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने की। कहाँ है धौलावीरा, आपका गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में है। धौलावीरा कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में है। बनवाली से क्वेश्चन बन रहे हैं। खोज कब की गई, 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोज की गई। कहाँ पर है, हिसार, हरियाणा, हरियाणा हिसार में है। तो मैं अब लगभग 14 दिन तक ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग मोटे मोटे प्रश्न पूछता रहूंगा। आपने अपना आपको चेक करना है, आपको कितना आ रहा है। सुनने से भी, श्रवण ज्ञान बोलते हैं इसको, सुनने से भी क्या होता है, याद होता है। ठीक है, रोपड़ है, रोपड़ से क्वेश्चन बना है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोज की है, पंजाब में पड़ता है रोपड़। ठीक है, रंगपुर है, रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स जी ने की है। कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद में पड़ता है, काठियावाड़ जो गुजरात का काठियावाड़ वाला भाग है ना। रंगपुर, धान की भूसी मिली है यहाँ से, क्या मिली है। तो बहुत तेजी से पढ़ना है आपने, अब स्पीड से। ठीक है, तो हड़प्पा में भी फिर हड़प्पा सभ्यता का आकार, ये IAS के क्वेश्चन रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल कितना है, 1299,600 वर्ग किलोमीटर उस समय था। अब नए स्थल खोज दिए हैं, हो सकता है बढ़ गया हो, 1299,600, है ना। और शंख पर बना बैल का चित्र कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है।
कहां से मिला है? पीतल की इक्का गाड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना। बृहत स्नानागार, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार कहां से मिला है? एक बड़ा अन्नागार जो है, बल्कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो अन्नागार है, जो कि लगभग 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है ना। ग्रेनरी बोलते हैं इसको, विशाल अन्नागार। बाकी जो ग्रेट बात है, वहां से एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस वालों ने कि स्नानागार में प्रवेश हेतु जो सीढ़ियां हैं वो किस दिशा में बनी हुई है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में बनी हुई है। ठीक है। कांसे की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। क्या? कांसे की नर्तकी। पुजारी का सिर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है ना। पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। किसने खोजी? आर्नेस्ट मैके ने खोजी। क्या बना हुआ है? तो सिर पर त्रिशूल जैसी आकृति है, वो मनुष्य योग मुद्रा में बैठा हुआ है। दाईं तरफ उसके दो अच्छे जानवर हैं, कौन? हाथी और व्याघ्र है। बाईं तरफ गैंडा भैंसा है, नीचे हिरन है दो, ऊपर 6 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को आद्य इतिहास इसीलिए कहा जाता है कि यहां से लिपि मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। जब लिपि मिलती है और उसको पढ़ा ना जा सके तो ऐसे इतिहास को क्या बोलते हैं? आद्य इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं जब कोई लिपि नहीं मिली, जब यायावर था मनुष्य, है ना, आदि मानव टाइप। जब कोई लिपि नहीं मिलती है तो उसको प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। लिपि मिलती, पढ़ी नहीं जा सकी तो आद्य इतिहास में मानते हैं। और अगर लिपि मिली है और वो हमने पढ़ ली है, लेख मिला है, पढ़ लिया, तो वो इतिहास ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो फिर कैसी सभ्यता है ये? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? लोहे से परिचित नहीं है ये लोग। किससे परिचित नहीं है? लोहे से परिचित नहीं है। ठीक है। चन्हू दड़ों से क्वेश्चन बन सकता है। झूकर संस्कृति और झांगड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं, है ना। यानी सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति में आती झूकर संस्कृति, झांगड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? चन्हू दड़ों से मिले हैं। ठीक है। वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं? चन्हू दड़ों से मिली हैं। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोथल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है। क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। लोथल से चावल यानी धान के अवशेष मिले हैं। बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। घोड़े से परिचित नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, लेकिन घोड़े की मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली है। कहां से? लोथल से। जबकि घोड़े की हड्डियां, घोड़े के दांत, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। घोड़े के दांत कहां से मिले हैं? राणा गुनई से मिले हैं। कहां से मिले हैं? घोड़े की हड्डी कहां से मिली है? सुतकोटदा से मिली है। कहां से मिली है? तो घोड़े की मृण मूर्ति कहां से मिली? लोथल से मिली। घोड़े के दांत कहां से मिले? राणा गुनई से मिले। घोड़े की हड्डियां कहां से मिली? सुतकोटदा से मिली। समझ में आ रहा है? तो फिर कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा है कहां पर? गंगानगर जिले में है। कहां पर है? राजस्थान में है ना। खोज किसने की? अमलानंद घोष जी ने की, 1953 में की। ठीक है। तो इस प्रकार के बेलनाकार मोहरे कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ना, कालीबंगा से मिले हैं। अग्निवेदियां कहां से मिली हैं? 7 अग्निवेदियां मिली हैं, वो कालीबंगा से मिली हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। युगल समाधान कहां से मिला है? यहां से भी मिला है, कालीबंगा से। अन्य जगहों से भी मिला है। ठीक है। प्रतीकात्मक समाधियां मिली हैं कालीबंगा से। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं भाई। सुरकोटदा मैंने बता दिया आपको, जगतपति जोशी जी ने खोजा था, तो घोड़े की अस्थियां मिली यहां से। क्या मिली? घोड़े की हड्डियां, है ना। और धौलावीरा से बड़े प्रश्न बनाता है यूपीएससी, तो धौलावीरा और बनावली से बड़े क्वेश्चन बनाता है। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन भी उत्तराखंड में इस बार कहां से दिखे? धौलावीरा से दिखे आपको। ठीक।
जगतपति जोशी जी ने की इसकी खोज, फिर रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने उत्खनन कार्य करवाया यहाँ पर। भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से धौलावीरा एक है। क्या है? धौलावीरा, और दूसरा पड़ता है आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। ये 2 विशालतम स्थल खोजे गए हैं भारत में। ठीक है। धौलावीरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का 4था विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। भारतीय महाद्वीप का 4था विशालतम हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है? धौलावीरा है। तो एक हो गया मोहनजोदड़ो, एक हो गया हड़प्पा, एक हो गया गनेडीवाल, और चौथे नंबर पे आ गया कौन? धौलावीरा। ठीक है। 3 नगर जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, गनेडीवाल जो है वो पाकिस्तान, भावलपुर में पड़ता, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है भावलपुर, वहां पे एक जगह पड़ती है गनेडीवाल, है ना। ये कहां पर है? पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, अपना चैप्टर पकड़ना है और उसको एक तरफ से पढ़, जल्दी 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 जल्दी। अब ये याद करने का समय नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है, अपने रीडिंग करनी है, अपने आज तक जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है बहुत जल्दी से। आलमगीरपुर पूछेगा कहां पर है। मेंस में क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड पीसीएस में कि हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब वाला जो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर है। पश्चिम वाला जो है वो सुल्तान गंडोर है, वो दाश्त नदी के मुहाने पर है। उत्तर वाला जो है वो मांडा है, वो चिनाब नदी के किनारे पर है, मांडा, है ना। पीर पंजाल पर्वतमाला पर की तराई में पड़ता है वो मांडा, और चिनाब नदी के दाहिने तट पर है। और दक्षिण में अगर पूछेगा तो कौन? दक्षिण में नहीं भाई, सबसे साउथ में दक्षिणतम स्थल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना। ईस्ट में हो गया आलमगीरपुर, वेस्ट में हो गया सुल्तान गंडोर, नॉर्थ में हो गया मांडा, साउथ में हो गया दैमाबाद। ठीक है। रावरा नदी के तट पर है। तो ये सब चीजें पढ़नी है आपने। ठीक। उसके बाद आपने धार्मिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था जो भी है उसके संबंध में देखना है। ठीक। स्वास्तिक मिला है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से, चक्र मिला है, क्रॉस के साक्ष्य मिले हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कौन सा चिन्ह मिला है या कौन सा चिन्ह नहीं मिला है? तो स्वास्तिक मिला है, स्वास्तिक समझते हो, है ना। चक्र मिला है, क्रॉस मिला है। ये तीन चिन्ह मिले हैं। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। स्टुअर्ट पिगट बताते हैं कि सिंधु प्रदेश का शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। किसका? पुरोहित वर्ग का। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, तो बड़ी तेजी से आपने इसको क्या करना, रिवाइज करना है ना। कपास को सिंडोन बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए आज भी कपास को यूनानी लोग क्या बोलते हैं? सिंडोन। क्या बोलते हैं? तो सिंध से उत्पत्ति हुई है सिंडोन शब्द की, जिसका मतलब होता है कपास। ठीक। कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह भी पता होना चाहिए कांसा कैसे बनता है। तो कांसा अगर आप तांबे में टिन मिला देंगे तो कांसा मिलेगा। कॉपर में अगर आप एसएन मिला दोगे, क्यूसन बोलना है आपने, CUSN इज इक्वल टू CU प्लस SN इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, कांसा। ठीक है। तांबा निकालते थे ये लोग राजस्थान में खेतड़ी से। कहां से? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता खेतड़ी। ठीक। बाकी तो देखो, एक ही चीज को अब ऐसे रिवाइज करना है। मैंने अभी खाली पहला पॉइंट पकड़ा हड़प्पा सभ्यता, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो लेकिन इतना बताया नहीं जा सकता। अब दूसरा जैसे आ गया वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में भाई ऋग्वेद का काल पता होना चाहिए सबसे पहले, कब से कब तक था। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। चारों वेद याद होने चाहिए आपको, उनके उच्चारणकर्ता याद होने चाहिए। उच्चारणकर्ता से क्वेश्चन बना सकता है कि ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता कौन होगा? कौन होगा? सामवेद का कौन होगा? यजुर्वेद का कौन होगा? अथर्ववेद का कौन होगा? हाँ जी। होत्री जो होगा, होत्र,
वो ऋग्वेद का उच्चारण करता होगा, सामवेद का जो उच्चारण करता होगा वो उद्गात्री या उद्गाता होगा, यजुर्वेद का उच्चारण करता अर्धवयु होगा, और अथर्ववेद का उच्चारण करता जो होगा वो ब्रह्म होगा। कौन होगा? ठीक है। तो ऋग्वेद की बहुत सारी बातें ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में मिलती हैं, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है ना। और इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है ऋग्वेद में, अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार हुआ है। ठीक। शूद्र शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये इतनी बार देखा है मैंने क्वेश्चन यूपीएससी से लेके बहुत सारे पेपरों में। शूद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कहां पर हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। समझ में आ गया है ना। गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 176 बार हुआ है, 176 बार हुआ है। ठीक। पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है खाली। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान है ना, तो नॉर्थ पोल कौन बताते हैं? तो ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले, बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? उत्तरी ध्रुव था। मैक्स मूलर जो थे, प्रोफेसर मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान है ना, वो बताते हैं मध्य एशिया था, बैक्ट्रिया था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश था। ठीक। गंगानाथ झा बोलते हैं ब्रह्मर्षि देश था। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड बोलते हैं दक्षिणी रूस था। गाइल्स बोलते हैं हंगरी और डेन्यूब नदी की घाटी थी। पेनका और हर्ट बताते हैं जर्मनी के मैदानों में थे ये मूल निवास जो था। दयानंद सरस्वती बताते हैं तिब्बत। तो 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। कौन कौन से? बाल गंगाधर तिलक जी का उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती जी का तिब्बत। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, मोटे मोटे क्वेश्चन देखने हैं आपने इसी में वैदिक काल में। ठीक है। सभा, समिति, विदत और गण, इन 4 पर जरूर याद करना है आपने। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जनसभा भी कहा जाता था इसको। फिर सभा से क्वेश्चन बनाता है। वृद्ध, श्रेष्ठ और अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था जो थी वो कौन सी थी? सभा थी। ठीक। सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो थी वो कौन थी? समिति थी। ठीक है। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। इस प्रकार से आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ठीक है। तो कर ही लिया होगा, हल्का हल्का मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, भाई ये जरूर याद करना है आपने। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है यहाँ से। सूर्य हो गया, ध्योस हो गया, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सावित्र, आदित्य, उषा, अश्विन, ये आकाश के देवता हैं। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप और मातृश्वन, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता ये इंपॉर्टेंट होते हैं अग्नि, यानी मनुष्यों और देवताओं के बीच में जो मध्यस्थता का कार्य करते हैं वो कौन है? अग्नि देवता है, जो कि पृथ्वी के देवता हैं। और इनको पथिकृत शब्द का उल्लेख भी किया है एक स्थान पर, यानी रास्ता देने वाले, रास्ता बनाने वाले। कौन? अग्नि, पथिकृत। सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, है ना, ये सब कौन है? पृथ्वी के देवता है। यहां से क्वेश्चन बना है। फिर उत्तर वैदिक काल में आते हैं। उत्तर वैदिक काल में से बन सकते हैं, वैसे तो वैदिक सभ्यता दी है इन्होंने, उत्तर वैदिक काल से भी बन सकता है क्वेश्चन, है ना। यज्ञ पूछ लेगा, ब्रह्म यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, नृयज्ञ होता है। नृयज्ञ मतलब मनुष्य यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है, बलि, लेकिन मातृ यज्ञ नहीं होता है। ठीक है। ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, पितरों को जो तर्पण दिया जाता है, जल और भोजन, उसको बोलते हैं पितृ यज्ञ। नृयज्ञ होता है अतिथियों का सत्कार करना। भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, चींटियों, पक्षियों, स्वानों आदि को भोजन देना। स्वान मतलब कुत्ता, इंग्लिश में स्वान मतलब हंस, और संस्कृत में स्वान मतलब स्वान निंद्रा, भगो ध्यानम। ठीक है। समिति का अध्यक्ष मैंने बता दिया था, ईशान कहा जाता है।
सभा को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। विदत का उल्लेख नहीं मिलता उत्तर वैदिक काल में। क्या नहीं मिलता? विदत का उल्लेख नहीं मिलता। अब अगर तेजी से हम चलें तो ये रिवाइज करना है, मतलब आपने, ठीक है। निष्क शतमान, शतमान से क्वेश्चन बना है, निष्क से बना है ना। निष्क क्या था? ऋग्वैदिक काल में आभूषण था, बाद में क्या बन गया? मुद्रा बन गया, सिक्का बन गया, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है? 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। शतमान क्या था? चांदी का सिक्का था। जबकि निष्क क्या था? सोने का सिक्का था। निष्क क्या था? सोने का सिक्का। शतमान क्या था? चांदी का सिक्का, है ना। यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कई बार क्वेश्चन बना है। यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक, बृहद आरण्यक। तो बृहदारण्यक को से बना है कि बृहदारण्यकोपनिषद। उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या, कुल संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए अंतिम भाग है ये उपनिषद, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई। जो ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक हमें कहां पर मिलती है? मंडूक सूक्त में मिलती है। कहां मिलती है? मंडूक सूक्त। श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता को समर्पित है? रुद्र देवता को समर्पित है। किसको? रुद्र देवता को समर्पित है ना। 3 आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है हमें वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छंद योग्य उपनिषद, सामवेद का उपनिषद है ये। 3 आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जबकि 4 आश्रमों का जो वर्णन मिलता है हमें वो जाबालोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। यह है। उत्तर वैदिक काल में लाल मृद भांड प्रचलित थे सबसे अधिक। कौन से? लाल मृद भांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक। बाकी किस्मत रही तो यम नचिकेता संवाद से क्वेश्चन बन जाएगा, या याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद से क्वेश्चन बन जाएगा। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद और यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। कहां पर? कठोपनिषद। अब अगर हम सिलेबस में तीसरे नंबर पे जाते हैं तो संगम युग है। तो संगम, अगर आपके सामने संगम शब्द आ गया तो सबसे पहले जो आपने याद करना है वो 3 संगम याद करना है। क्या याद करना है? 3 संगम याद करने हैं। कब कब, कहां कहां हुए 3 संगम? हाँ जी, आपको तोल का पीएम याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले बता दूं 3 संगम जो हुए। पहला हुआ मदुरा में, अगस्त्य ऋषि उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? दूसरा संगम हुआ आपका कपाटपुरम, अलवाय। इसके अध्यक्ष कौन थे? तोल का पियर थे। कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि ही थे, लेकिन वैसे अध्यक्ष जो, मतलब संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, लेकिन जो काम चला रहे थे अध्यक्ष, वो कौन थे? तोल का पियर थे। और इसी द्वितीय संगम में तोल का पीएम लिखी गई। तोल का पीएम क्या है? तमिल व्याकरण का ग्रंथ है सबसे बड़ा। क्या है? तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तृतीय संगम कहां पर हुआ? उत्तरी मदुरा में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तरी मदुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे। और ये बता दूं, ये तीनों संगम जो हो रहे हैं पांड्य शासकों के संरक्षण में हो रहे हैं। इसमें पांड्य शासकों के संरक्षण में हो रहे हैं, ठीक है। फिर भाई तोल का पीएम क्या है? तोल का पीएम द्वितीय संगम में इसकी रचना तोल का पियर ने की। तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, ठीक है। शिल्पाधिकारम किसने लिखी? इलंगो आदिगल ने लिखी। किसने लिखी? इलंगो, सेन गुटवन के भाई, चेर शासक सेन गुटवन के भाई इलंगो आदिगल ने लिखी। कोवलम और कन्नगी की कहानी है इसमें, ठीक है। बाद में उनकी एक बेटी होती मणि मेखले, उस पर फिर एक किताब है। मणि मेखले किसने लिखी? शीतले सतनार ने लिखी। किसने लिखी? शीतले सतनार ने लिखी। जीवक चिंतामणि किसने लिखी? तृप्त देवर ने लिखी। किसने लिखी?
तो ऐसा बहुत सारे हैं। अहनानूर है, अहनानूरू, रुद्र शर्मन ने लिखी है ना। तो बाकी मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ। चोलों का जो चिन्ह था वो सिंह था, चेरों का जो चिन्ह था वो धनुष था, पांड्यों का जो चिन्ह था वो मछली था। पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम हुए, संपन्न हुए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गन्ने की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है दक्षिण भारत में? तो चेर शासक को जाता है। आदिग ईमान नाम का एक चेर शासक था, उसको जाता है गन्ने की खेती, है ना। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक करेकाल था, करेकाल 7 स्वरों का ज्ञाता माना जाता है, वैदिक धर्म अनुयायी माना जाता है उसको, है ना। बहुत डीप नहीं जा रहा हूं मैं, मोटे मोटे क्वेश्चन। प्रशासन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बंदरगाहों से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। पुहार पूछ लेगा कि जो समुद्र तटीय राजधानी थी चोलों की, और चोलों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कौन सा था? आंसर पुहार। ठीक है, चोलों की जो द्वीपीय राजधानी थी और सूती कपड़े का बहुत बड़ा केंद्र था वो कौन था? उरैयूर। कौन था? पांड्यों की तटीय राजधानी कहां थी? कोरकाई। पांड्यों की राजधानी वैसे कहां थी? मदुरई। चेरों की राजधानी कहां थी? पहले वांजी थी, उरैयूर भी बोलते हैं उसको, और फिर बाद में मरंदे। हाँ, पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांची के पल्लव। कांची के पल्लव। मदुरा के पांड्य। मदुरा के पांड्य, है ना। एक मुशीरी बंदरगाह था, मुजिरिस भी बोलते हैं उसको, मुजिरिस। ये किसका बंदरगाह था? चेरों का बंदरगाह था। यहां से क्वेश्चन बने हैं। क्या बने हैं? धनी किसान को क्या कहा जाता था? विल्लार कहा जाता था। क्या कहते थे? विल्लार। संगम युग में 4 वर्ण थे, ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? अंडनर। क्या कहते थे ब्राह्मणों को? अंडनर। और जो शासक वर्ग था उसको बोलते थे अरसर। ठीक है, और वणिक वर्ग को बोलते थे वेनिगर, और विलार किसान को बोलते थे विल्लार। विल्लार, बलाहार, ये शब्द आपको मिलते जुलते लगे। किसान बलाहार, उत्तराखंड में बलार भी बोलते हैं, बलार जैसा बना हुआ है। जो खेती करेगा वो कोट पैंट में तो होगा नहीं, हालत खराब ही रहेगी मेहनत करते हुए। तो बलाहार हो गया। ऐसे ही दक्षिण भारत में क्या बोल रहे हैं उसे? विल्लार। क्या बोल रहे हैं भाई, है ना। कुहार का कावेरी पत्तनम एक विशाल वाणिज्यिक केंद्र था जिसका टॉलमी ने उल्लेख किया है खबेरिस नाम से। कावेरी पत्तनम को क्या बोला उसने? खबेरिस। किसने? टॉलमी, भूगोलवेता जो था। ठीक है, इस प्रकार से आपने मोटे मोटे जो चीजें हैं वो देखनी है। ठीक, उसके बाद अगर मैं देख पा रहा हूं सिलेबस में तो महाजनपद के बारे में है। ठीक है, तो वही 16 महाजनपद याद करने हैं आपने। इसमें क्या करने हैं? मुझे लगता है अगर महाजनपदों से प्रश्न बनाएगा वो, तो 16 महाजनपदों की राजधानियों से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे पूछ लेगा कि भाई कौशल राज्य की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती, जिसको सहेत महेत बोलते हैं आज। ये आईएएस का क्वेश्चन है। श्रावस्ती का आधुनिक नाम क्या है? सहेत महेत। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, मालिनी नदी के तट पर थी। हाँ, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज, राजगृह। वज्जी की कहाँ थी? विदेह, मिथिला जिसको बोलते हैं। बिहार में सुना है मिथिला, मैथिली। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता, है ना, सीता माता। तो वज्जी की जो थी वो विदेह थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा और पावापुरी। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। मृत्यु जो हुई महात्मा बुद्ध की वो कहां पे हुई? कुशीनारा में। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो पावापुरी में हुई। महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोजन पावापुरी में किया था। कहा? मल्ल महाजनपद में। लेकिन मृत्यु मतलब मरने के लिए कहां गए? कुशीनारा गए, अगल बगल ही है। ठीक है, मल्ल राजा शस्तिपाल के राज प्रसाद में मृत्यु हुई किसकी? महावीर स्वामी की, है ना। ऐसे ही पूछेगा चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौसाम्बी। कुरु
कि इंद्रप्रस्थ, पांचाल, पांचाल से क्वेश्चन बन सकता है भाई। अहिछत्र, बरेली को बोलते हैं अहिछत्र, बरेली का पुराना नाम है। और काम्पिल्य, दो राजधानियां थी पांचाल महाजनपद की। कहाँ कहाँ? अहिछत्र और काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। अस्मक की कहाँ थी? पोटन। देखना दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है? दक्षिणतम महाजनपद, दक्षिणतम महाजनपद पूछा मैंने अब, अस्मक है। हाँ। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी और महिष्मती। जय महिष्मती, पिक्चर तो देख ली होगी आप लोगों ने। कौन सी? बाहुबली। महिष्मती। तो अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। और अवंती और मगध दोनों ही बड़े ताकतवर थे, क्योंकि दोनों जगह लोहे की खानें थी। जहां लोहे की खानें होती थी वहां के जो औजार थे बड़े उन्नत औजार, हथियार। भाई कृषि करने के लिए औजार चाहिए थे, उन्नत है। ज्यादा गहरा खोदेंगे, अच्छा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, सरप्लस में होगा। और जो हथियार जो होंगे, अगर उन्नत हथियार होंगे तो भारी शत्रु क्या नहीं कर पाएगा? आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। हाँ। काम्बोज महाजनपद की राजधानी राजपुर और हटक। राजपुर और हाटक। ठीक है। ये मत्स्य महाजनपद देखना जरा, राजस्थान में है मत्स्य महाजनपद, राजस्थान में होना चाहिए, है ना? सूर से नहीं, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। वैराट सुना है? भाबरू, वैराट। अशोक का जब अभिलेख पढ़ रहे होंगे आप। अरे वैराट भाई, वैराट, यहां वाला नहीं। राजस्थान में भाबरू और वैराट में एक शिलालेख मिलेगा या स्तंभ लेख मिलेगा अशोक का, भाबरू, वैराट। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अभी हम विराटनगर बोल रहे हैं, मौर्य काल में उसको वैराट बोलेंगे, भाबरू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। 16 महाजनपद याद करने हैं। महात्मा बुद्ध के समकालीन राजाओं के नाम याद करने हैं। वार्ता शस्त्रोपजीवी याद करने हैं आपने। क्षत्रिय जो थे, गांधार और काम्बोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता था। वार्ता वैसे कृषि को बोलते हैं, शस्त्रोपजीवी मतलब जो अपना जीवन यापन शस्त्रों के भरोसे करें, लड़ाई झगड़ा युद्ध करके जो क्या करें, अपना जीवन यापन करें, शस्त्रोपजीवी, है ना? ठीक है भाई, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। फिर मगध का उत्कर्ष आएगा। मगध का उत्कर्ष तो पूछा कि भाई द्वितीय नगरीकरण किसे कहा जाता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में? पहला नगरीकरण कहाँ देखते हैं हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन। द्वितीय नगरीकरण कहाँ देखते हैं हम? मगध। मगध राज्य का उत्कर्ष क्यों हुआ? द्वितीय नगरीकरण क्यों हुआ इस देश में? आंसर, लोहे का प्रयोग। लोहे के उन्नत औजार बने, ज्यादा गहरा खोदा, अच्छा प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस में हुआ। सरप्लस में हुआ तो नगरों की क्या हुई? नगर बनने लगे, नगरीकरण हो गया, है ना? इसमें पढ़ना आपने, हरियंक वंश पढ़ना है मगध के उत्कर्ष में। हरियंक वंश, उसमें राजा पढ़ना आपने बिंबिसार। सबसे शक्तिशाली, जो पहला शक्तिशाली राजा है वो कौन है? बिंबिसार है ना? वास्तविक संस्थापक मगध साम्राज्य का। ठीक है भाई। गिरिव्रज राजधानी थी। श्रेणिक कहा गया है किसको? बिंबिसार का जो नाम है वो क्या है? श्रेणिक। मत्स्य पुराण में अगर आप देखेंगे तो बिंबिसार का नाम क्षेत्रोजस मिलता है, जबकि जैन साहित्य में उसको श्रेणिक कहा गया है। ठीक है। बड़ा चालाक व्यक्ति था, सबसे विवाह कर रखे थे अगल बगल सारी जगह, सब जगह सास ससुर और क्या ब्रदर इन लॉ, कोई आक्रमण करता ही नहीं था। एक से दिक्कत थी, अवंती नरेश प्रद्योत, चंड प्रद्योत। किससे? भाई अवंती मैंने कहा नहीं, लोहे की खाने थी, वो भी शक्तिशाली राज्य था, तो प्रद्योत के साथ बनती नहीं थी। तब तक पीलिया हो गया प्रद्योत को, पांडु रोग से ग्रसित हो गया, तो अपना राजवैद्य भेजा इसने, बिंबिसार ने, बड़ा चालाक राजा था। जीवक को भेजा इसने, जीवक ने उसका पांडु रोग सही कर दिया, दोनों में मित्रता हो गई। यानी बिंबिसार और चंड प्रद्योत में भी क्या हो गई? मित्रता हो गई, है ना? इसकी पत्नी थी एक कौशला देवी, महाकौशला देवी, प्रसेनजीत की बहन थी। इसकी एक पत्नी और थी, लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना। ठीक है। अब जब ये कौशला देवी के साथ इसका विवाह हुआ था
इसको काशी दहेज में मिला था। अब क्या हुआ कि इसके बेटे अजातशत्रु ने हत्या कर दी अपने पापा की, बिंबिसार की। तो भाई प्रसेनजीत ने कहा कि हमने काशी तो जीजा जी को दिया था, जीजा जी तो रहे नहीं, अब वापस लेते हैं। फिर युद्ध हुआ, अजातशत्रु ने पराजित किया किसको, प्रसेनजीत को। काशी वापस लिया, क्या किया, काशी को वापस ले लिया, मगध साम्राज्य में मिलाया। और प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ विवाह हुआ फिर अजातशत्रु का। ठीक है, अजातशत्रु को वैशाली जीतने में बड़ी दिक्कत हुई। वैशाली जीतने के लिए उसने क्या किया, वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने दो गुप्त हथियार प्रयोग किए, रथ मूसल और महाशिलाकंटक। रथ मूसल और महाशिलाकंटक, है ना। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है अजातशत्रु के बाद, उदयन। कौन आता है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो करेगा वो कौन करेगा, राजधानी के रूप में उदयन करेगा। कुसुमपुर है वैसे पाटलिपुत्र का नाम, कुसुमपुरा, कुसुम ध्वज, है ना। फिर क्या होगा कि शिशुनाग वंश आएगा अगला। पहले हर्यंक वंश पढ़ लिया हमने, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश में खाली आपने एक व्यक्ति पढ़ना, कालशोक। काक वर्ण का है, काले रंग का है, इसलिए काक वर्ण भी बोला जाता है इसको, कालशोक। इसके समय में बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कहां पर हुई, कहां पर हुई भाई, इसके शासनकाल में हुई, कालशोक के शासनकाल में, वैशाली में। कहां पे हुई, कालशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व में। और यहां पर एक दिक्कत हो गई कि बौद्ध संघ में फूट पड़ गई। एक खेमा जो बन गया वो स्थिर विरांक बन गया, दूसरा खेमा जो था वो महासांगिक बन गया। ठीक है, तो पहला पढ़ा हमने हर्यंक वंश, फिर पढ़ना हमने शिशुनाग वंश, फिर पढ़ना हमने नंद वंश। नंद वंश में दो राजा पढ़ने हैं, कौन कौन से, महापद्मानंद, है ना, उग्रसेन, महानंदिन। एक पढ़ना महापद्मानंद, दूसरा पढ़ना है धनानंद। दूसरा क्या पढ़ना है, महापद्मानंद को सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव भी कहा जाता है, परशुराम का अवतार। परशुराम का, भगवान परशुराम का अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम को भार्गव कहा जाता है, इसलिए भार्गव इसको कहते हैं, महापद्मानंद का नाम है। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की इसने। ठीक है, कलिंग की विजय की, वहां पे एक नहर खुदवाई। आगे चलकर कलिंग नरेश खारवेल का एक हाथी गुंफा विलेख मिलता है, उसमें पता चलता है कि इसने एक नहर खुदवाई थी, किसने, महापद्मानंद ने। उसके बाद हम धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। अग्रमीज कहा जाता है उसको, धनानंद को क्या बोलते हैं, सन ऑफ रिच, अग्रमीज। क्या कहते हैं, यूनानी लेखकों ने कहा अग्रमीज। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को क्या कर दिया, पराजित किया। फिर एक नया राजवंश आता है जिसको क्या बोलते हैं, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ गया है। ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा, और सिलेबस में मेन पॉइंट्स को क्या करता रहूंगा, कवर करता रहूंगा, जहां तक भी हो पाएगा इन 14 दिनों में कोशिश करेंगे पूरा करने की। ठीक है, इसमें